इट इज डिफाइंड फॉर अ स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉलिड। आज आपको लिखनी पड़ेगी, दो दो 5 मिनट के बाद ही लिख पाऊंगा मैं स्क्रीन पे। मेरा एक्चुअल में वो एक जो फोन से कनेक्टेड होता है वो चीज गुम हो गई है, वो आ रही है, 5 मिनट रुकी। इट इज डिफाइंड फॉर अ स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉलिड। It is defined for a sparingly soluble solid. It is calculated by taking the solid and shake it vigorously in a distilled water unless equilibrium is reached. ठीक है, क्या लिखा हुआ है? It is defined for a sparingly soluble solid and it is calculated by taking the solid and shake it vigorously in a distilled water unless equilibrium is reached. समझिएगा, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉलिड का मतलब ये होपफुली हो गया होगा। मैं इसे हटा रहा हूँ, किसी का बच रहा हो तो बता दीजिए। हाँ जी, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉलिड का मतलब क्या होता है भैया? जैसे आपके पास ये एक कंटेनर है, ठीक है, और उस कंटेनर के अंदर आपने पानी भरा हुआ है। अब मैंने ये क्या करी, मैंने एक चौक का टुकड़ा ले रखा है। चौक आप समझते होगे किससे मिलके बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट से। अब मुझे बताओ, क्या चौक वाटर में सॉल्युबल होती है क्या? हाँ कि ना? क्या ये जो चौक है ये वाटर में सॉल्युबल होगी? यस और नो? तो अपन ऑब्वियस सी बात है बोलेंगे कि पानी के अंदर चौक इनसॉल्युबल होती, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं सॉल्युबिलिटी की, तो भैया आपकी जो चौक है वो एक्चुअल में कैल्शियम कार्बोनेट से मिलके बनती है, और कैल्शियम कार्बोनेट पानी के अंदर कुछ हद तक तो डिसॉल्व हो ही जाएगा इन द आयन Ca+2 एंड CO3-2, ठीक है। एक पर्टिकुलर एक्सटेंट तक तो वो डिसॉल्व हो ही जाता है इन द आयन Ca+2 एंड CO3-2। इतनी बात क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। तो ये जो सॉल्युबिलिटी होती है इसकी, ये बहुत कम एक्सटेंट तक की होती है, और इसी कम एक्सटेंट को, कम एक्सटेंट की मतलब 10⁻⁻8, 10⁻⁻10 या 10⁻⁻15 की, क्योंकि ये जो एक्सटेंट होता है ये बहुत ही कम होता है, और इसी को अपन क्या बोलते हैं? स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है। पानी के अंदर जब आप चौक को डिसॉल्व करोगे तो वो पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं होगा। NaCl अगर मैं उसके अंदर डाल दूं तो वो 100% डिसोसिएट हो जाता है इनटू Na+ एंड Cl-। तो इसे अपन स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट नहीं बोलेंगे, तो 100% टूट गया ना। स्पेरिंगली सॉल्युबल आप उसे बोलते हो जो पानी के अंदर अपने आयंस की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम फर्निश करे। खैर, दूसरा अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको लिखवा रखा है, इट इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग द सॉलिड एंड शेक इट विगरसली इन अ डिस्टिल्ड वाटर until equilibrium is reached। बात करते हैं डिस्टिल्ड वाटर क्यों लिया।
तो डिस्टिल्ड वाटर लेने के पीछे का रीजन ये है बेटा, क्योंकि आप जब कोई भी आयन डिस्टिल्ड वाटर में डालोगे तो कोई और आयन पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। मतलब अगर आपका सपोज वाटर एसिडिक हुआ तो आपके पास कुछ एक्स्ट्रा आयंस आ जाएंगे। एक्स्ट्रा आयंस आने की वजह से उन आयंस के पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, टूटने की टेंडेंसी, क्योंकि यहाँ पे तो अपन स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट की बात कर रहे हैं ना, तो आयंस की कॉन्सेंट्रेशन कम होनी चाहिए। डिस्टिल्ड वाटर के जो आयंस होते हैं वो डिसोसिएशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करते। अपन बोलते हैं ना कि डिस्टिल्ड वाटर में कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 0 होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उसके आयंस होते ही नहीं, उसके आयंस कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में पार्टिसिपेट करते ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनका पार्टिसिपेशन 0 होता है। तो डिस्टिल्ड वाटर के आयंस का पार्टिसिपेशन 0 होने की वजह से अपन कोई भी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट को डिस्टिल्ड वाटर में डिसोसिएट करते हैं ताकि उसकी कंडक्शन कैपेसिटी या टूटने की टेंडेंसी जो है वो उतनी रहे जितनी आपने जो उसके अंदर एलिमेंट डाला है उसकी। ये बात रिपीट करनी है कि वापस बताऊं? यस और नो? ये बात रिपीट करनी है? देख लीजिए, किसी भी सॉलिड का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, बेटा शिवेन पहले बता, इतना सुन रखा है तने, ये डिस्टिल्ड वाटर है। डिस्टिल्ड वाटर समझता है? प्योर वाटर जिसको बोलते हैं, लैब के अंदर जो यूज होता है वो डिस्टिल्ड वाटर होता है। इसके अंदर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 0 होती है। 0 तो नहीं बोलेंगे लेकिन बहुत नेग्लिजिबल होती है। बता, इतना जानता है? ठीक है। क्यों होती है? क्योंकि इसके आयंस कंडक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करते। आयन डज नॉट पार्टिसिपेट इन द कंडक्शन। ठीक है, अब समझ। किसी भी सॉलिड का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पता लगाया जाता है जब आप उसको डिस्टिल्ड वाटर में लो। किसी भी सॉलिड का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यानी केएसपी पता लगाया जाता है कब? जब आप उसे डिस्टिल्ड वाटर में लो। अब ये डिस्टिल्ड वर्ड दिया भी हो सकता है या नहीं भी दिया हो सकता। बात होती है लेते क्यों है? क्योंकि जो आयन में वीक आयन है वो, ताकि वो वीक आयन आगे कोई रिएक्शन शो ना करे। समझ? जैसे मैं कैल्शियम कार्बोनेट ले लूं बेटा, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट Ca+2+CO3-2 में टूटा। अब इस Ca+2 को अगर कोई और माइनस दिखा, मैंने बोला OH- अगर इसको दिख गया तो ये कैल्शियम इस OH- की साइड अट्रैक्ट होकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा कि नहीं? Ca+2 इस OH- की साइड अट्रैक्ट होके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा कि नहीं? और अगर उसके अंदर H+ हुआ तो वो H+ इस CO3-2 की साइड अट्रैक्ट होके H2CO3 बनाएगा कि नहीं? ऑब्वियस सी बात है, ये बनते हैं। ठीक है, इसलिए जो पानी लिया जाता है बेटा वो डिस्टिल्ड वाटर लिया जाता है, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर के आयंस फर्निश नहीं होते। तो जो आयंस होते हैं वो उस वीक एलिमेंट के ही होते हैं जो आपने उसके अंदर डाला है। मैंने इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट डाला था, तो कैल्शियम कार्बोनेट के बस Ca+2 और CO3-2 आयंस ही इसके अंदर टूटेंगे। क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर के आयंस फर्निश नहीं होते, तो इस Ca+2 की इस OH- के साथ रिएक्ट करने की प्रोबेबिलिटी नलिफाई हो जाती है। इस H+ की CO3-2 के साथ रिएक्ट करने की प्रॉपर्टी नलिफाई हो जाती है। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। सपोज आपके पास एक सॉलिड है AxBy, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट लिया था मैंने, ऐसे ही एक सॉलिड ले लिया AxBy। ठीक है, मैंने मान ली कि इसकी सॉल्युबिलिटी विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस S, ये जो मैंने नीचे बनाया है।
ठीक है, मैंने मान ली इसकी सॉल्युबिलिटी डिस्टिल्ड वाटर में हाँ बेटा सारे AXBY टाइप का एक सॉलिड था, उसकी सॉल्युबिलिटी डिस्टिल्ड वाटर के अंदर S थी। तो मैंने मान लिया ये AXBY डिसोसिएट हुआ X ऑफ A Y प्लस Y ऑफ B X माइनस। ये होपफुली आपको डिसोसिएट करना ऐसा आता होगा, मानते हुए चल रहा हूं मैं ये। ठीक है, अब अगर इस AXBY की सॉल्युबिलिटी डिस्टिल्ड वाटर के अंदर S है तो बेटा यहाँ कितना बनेगा XS और यहाँ कितना बनेगा YS। इतनी बात समझ में आती है? इतनी बात समझ में आती होगी, है ना? तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सॉलिड क्या कैसे लिखोगे आप? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सॉलिड बोले तो कौन? KSP। किसी भी रिएक्शन का के किस बेसिस पे डिफाइन करते हैं? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट बोले तो A ऑफ प्लस वाई रेज टू द पावर X, B ऑफ X माइनस रेज टू द पावर Y। उम्मीद करता हूं केमिकल इक्विलिब्रियम में ये लिखना जानते होगे। नीचे AXBY आना चाहिए था, बट क्योंकि उसका फेस सॉलिड है, सॉलिड की एक्टिविटी 1 होती है, इसलिए उसे कंसिडर करने का कोई मतलब है नहीं। यहां तक में कोई दिक्कत? तो अगर आप KSP डिफाइन करोगे तो यहाँ पे मैं KSP की वैल्यू क्या पुट कर दूंगा? A ऑफ Y प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? XS। तो इट इज इक्वल टू एक्स एस रेज टू द पावर X Y S रेज टू द पावर Y। ठीक है, तो KSP किसके बराबर हो जाएगा? X की पावर X इंटू S की पावर X Y की पावर Y इंटू S की पावर Y। अब ये देखिए, बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। तो KSP को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि नहीं, KSP इक्वल्स टू x की पावर x इंटू वाई की पावर y इंटू एस की पावर x प्लस वाई। दिक्कत? तो अब अगर आपको यहां से s की वैल्यू निकालनी है यानी कि सॉल्युबिलिटी की, तो उसकी वैल्यू क्या लिखेंगे अपन? इट इज इक्वल टू KSP अपॉन x की पावर x इंटू वाई की पावर y और इसकी पावर 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। ये मेरे सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला बन गया। नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इज ऑलवेज गिवन। सॉल्युबिलिटी हमेशा मोल पर लीटर में गिवन रहेगी या मोल पर लीटर में डिफाइन होती है। अगर आपको ग्राम पर लीटर में दे रखी है तो उसको मोलर मास से डिवाइड करके मोल पर लीटर में चेंज कर। अब समझो सॉल्युबिलिटी का एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं। जैसे मेरे को, और एक और बात ध्यान रखना, सॉरी वो भी लिखवा ही देता हूँ मैं, ये बात भी नोट डाउन में रखिएगा। हमेशा ध्यान रखना सॉल्युबिलिटी बेटा चेंज होती रहेगी लेकिन KSP सेम रहता है। ठीक है, ये वही बात है। KSP भैया इक्विलिब्रियम ही तो डिफाइन कर रहे हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही तो है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कभी चेंज नहीं होता। चीज के टूटने या जुड़ने की टेंडेंसी ऊपर नीचे हो सकती है। अपन जानते थे कि प्रेशर बढ़ाते टाइम रिएक्शन उस साइड शिफ्ट होती थी, ली चैटलियर याद होगा। प्रेशर बढ़ाते टाइम रिएक्शन उस साइड शिफ्ट होती थी वेयर नंबर ऑफ मोल्स आर लेस। तो ये रिएक्शन की शिफ्टिंग ऊपर नीचे हो सकती है, उसका टूटना ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है बेटा उसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है। ऐसे ही सेम KSP के लिए भी है। KSP की वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी, सॉल्युबिलिटी वेरी कर सकती है। सॉल्युबिलिटी वेरीज बट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट नेवर चेंजेस। एग्जाम्पल समझिए, जैसे आपको दे रखा है CA3PO4।
का होल्ड वाइज। बेटा ये ब्रेक करेगा काय में, 3Ca+2 + 2PO4 - 3। अब इसके लिए अगर आपको KSP लिखना है तो कैसे लिखेंगे बताओ, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी लिखेंगे, समझना। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S थी तो बताओ इसकी कितनी होगी। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी S थी तो बताओ ना इसकी कितनी होगी। बढ़िया, 3S। और इसकी कितनी होगी, 2S। तो KSP का अगर आपको एक्सप्रेशन लिखना है बेटा तो कैसे लिखेंगे भाई, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो 3S का क्यूब स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर में चढ़ जाता है, और 2S का स्क्वायर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर में चढ़ गया। दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। इस तरीके से आप KSP निकाल लोगे किसी की भी बहुत आसानी से। वो आपसे पूछ ले सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा, तो मतलब वो S की वैल्यू निकलवा रहा है। देखते हैं, पहले इतना नोट डाउन करो फिर बात करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि अपन ने बात करी, सपोज वो आपसे पूछ ले कि भैया बताओ कौन सॉल्युबल ज्यादा है कौन सॉल्युबल कम है। एग्जाम्पल वही ले लेते हैं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे Ca3PO4 का होल थ्राइस है। एक तो मैंने यही ले लिया जो आपने लिख रखा है पहले से ही, वही सेम एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ। Ca3PO4 का होल ट्वाइस टूटेगा 3Ca+2 + 2PO4 - 3 में। इसका जो आपने अभी KSP डिफाइन करा बेटा, वो क्या करा, 3S का क्यूब इंटू 2S का स्क्वायर। अब होगा क्या, ये KSP की वैल्यू आपको दे रखी होगी, तो यहाँ से आप सॉल्युबिलिटी यानी कि S निकाल लोगे आराम से। इसकी कोई एक S की वैल्यू आई मान लिया मैंने, ठीक है। अब एक S की वैल्यू तो ये आ गई। उसने पूछा कि बताओ Ca3PO4 का होल ट्वाइस और BaSO4 के होल ट्वाइस में ज्यादा सॉल्युबल कौन है। तो अपन ये कैसे पता लगाएंगे कि ज्यादा सॉल्युबल कौन है। तो देखिए, BaSO4 काय में टूटेगा भैया, Ba+2 + SO4 - 2। बेटा इसकी सॉल्युबिलिटी अगर S है तो इसकी कितनी होगी, S प्राइम मान लेते हैं, ठीक है ना। इसकी सॉल्युबिलिटी अगर S प्राइम है तो इसकी कितनी होगी, S प्राइम, और इसकी भी कितनी होगी, S प्राइम। तो इसका जो आप KSP डिफाइन करोगे सॉलिड फॉर्म में, ये भी है ना, तो इसका जो आप KSP डिफाइन करोगे वो क्या करोगे, S प्राइम का स्क्वायर। तो भैया यहां से आप क्या करोगे, S प्राइम की वैल्यू निकाल लो। तो यहां से ऊपर से आपने क्या करा, यहां से S प्राइम की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट KSP की, नहीं, ठीक है। तो यहां से आपने क्या करा, Ca3PO4 के होल ट्वाइस की सॉल्युबिलिटी निकाल ली। यहां से आपने क्या करा, BaSO4 के होल ट्वाइस की, BaSO4 की सॉल्युबिलिटी निकाल ली। जिसकी सॉल्युबिलिटी यानी कि जिसके S की वैल्यू ज्यादा होगी वो ज्यादा सॉल्युबल होगा। बात समझ में आ रही है। जिसकी वैल्यू S की ज्यादा होगी, इसका S और इसका S प्राइम, इन दोनों में जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो ज्यादा सॉल्युबल होगा, सिंस S ही तो सॉल्युबिलिटी होता है। बात क्लियर है इतनी। क्लियर है तो नोट डाउन कर लीजिए, डाउट हो तो पूछ लीजिए।
डन, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा सॉल्युबिलिटी इन कॉमन आयन। सॉल्युबिलिटी इन कॉमन आयन का क्या सेंस है, आप दो केस समझिए। सपोज अपन ने क्या करा, वाटर लिया एक जगह और एक जगह अपन ने KCl का सॉल्यूशन लिया जिसकी कॉन्सेंट्रेशन पहले से ही C मोलर थी। ठीक है, दोनों के अंदर बेटा मैंने AgCl डाला। ये पानी है, सिंपल है ना। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे Cl माइनस आयन कॉमन है तो यहाँ पे कॉमन आयन लगेगा। ये जो पानी लिया, ये मान लीजिए अपन ने डिस्टिल्ड वाटर लिया, तो एक में मैंने क्या करा बेटा, डिस्टिल्ड वाटर डाला और मैंने उसे विग्रसली शेक करा है, मतलब सॉरी, डिस्टिल्ड वाटर के अंदर AgCl डाला और मैंने उसे विग्रसली शेक करा है। एक में मैंने KCl के अंदर AgCl डाला और मैंने उसे विग्रसली शेक करा है। KCl की जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है वो C मोलर है। ऑब्वियस सी बात है, AgCl विल मेंटेन इट्स इक्विलिब्रियम इन द फॉलोइंग सॉल्वेंट्स। तो अगर मैं सबसे पहले इसकी बात करूं, मैंने मान लिया AgCl की सॉल्युबिलिटी KCl के अंदर, या AgCl की सॉल्युबिलिटी S प्राइम थी। ये ऑब्वियस सी बात है, अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा विद Ag प्लस एंड Cl माइनस कितना, S प्राइम एंड S प्राइम। ठीक है ना, AgCl अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा इन द सॉल्वेंट Ag प्लस प्लस Cl माइनस के अपने आयंस के साथ। अब जैसा कि अपन जानते हैं कि KCl C मोलर पहले से ही प्रेजेंट था, तो मतलब K प्लस और Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन भी C और C मोलर ही होगा। तो Cl माइनस टोटल कितना हो गया सॉल्यूशन के अंदर, C प्लस S प्राइम। यहाँ तक कोई दिक्कत है? इस केस में मैंने मान ली सॉल्युबिलिटी S प्राइम है इसमें, है ना। लेट द सॉल्युबिलिटी इज S प्राइम। तो S प्राइम सॉल्युबिलिटी मानने के बाद आपने AgCl को Ag प्लस प्लस Cl माइनस आयन में ब्रेक करा, Cl माइनस की जो सॉल्युबिलिटी होगी वो C प्लस S प्राइम होगी। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि कैल्शियम कार्बोनेट के पानी में टूटने की टेंडेंसी बहुत नेग्लिजिबल होती है। इनडायरेक्टली बेटा मैं आपसे क्या कहना चाह रहा था कि KSP अपने आप में एक नेग्लिजिबल फिनोमिनन होता है। ठीक है ना, सॉल्युबिलिटी अपने आप में एक नेग्लिजिबल फिनोमिनन होता है, हाइड्रोलिसिस भी अपने आप में एक नेग्लिजिबल फिनोमिनन होता है। तो देखिए क्या लिख रहा हूं मैं, सिंस सॉल्युबिलिटी एंड हाइड्रोलिसिस आर हाईली नेग्लिजिबल फिनोमिनन, तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है, मैं इस S प्राइम को इस C के आगे नेग्लेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि KSP वैसे ही नेग्लिजिबल फिनोमिनन है भाई, उसके आयंस में टूटने की टेंडेंसी वैसे ही बहुत नेग्लिजिबल है, क्योंकि Cl माइनस पहले से ही सॉल्यूशन के अंदर मौजूद है। तो AgCl की Ag प्लस और Cl माइनस में टूटने की टेंडेंसी वैसे ही नेग्लिजिबल है, क्योंकि Cl तो पहले से ही मौजूद है। कॉमन आयन इफेक्ट यही तो होता था। तो solubility and hydrolysis are highly negligible phenomenon, therefore maximum times it is negligible as compared to C। तो कुल मिला के अगर आप इसका KSP डिफाइन करते बेटा, तो वो कैसे डिफाइन करते, S प्राइम इंटू C प्लस S प्राइम। लेकिन अपन जानते हैं सिंस हाइड्रोलिसिस इज अ एंड सॉल्युबिलिटी इज अ नेग्लिजिबल फिनोमिनन, तो मैक्सिमम केसेस में C प्लस S प्राइम में ये S प्राइम जो है वो नेग्लिजिबल हो जाता है एज कंपेयर टू C। तो आपके S प्राइम की वैल्यू सीधे सीधे क्या आ जाती है, यानी कि सॉल्युबिलिटी इन कॉमन आयन कैसे निकालोगे,
एस प्राइम की वैल्यू क्या आएगी, के एस पी अपॉन सी। तो सॉल्युबिलिटी इन कॉमन आयन के न्यूमेरिकल किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो सॉल्युबिलिटी इन कॉमन आयन के केस में सॉल्युबिलिटी कैसे निकाली जाती है उसका तरीका ये है। अब देखेंगे कि वाटर के अंदर जब आपने AgCl डाला तो वहां सॉल्युबिलिटी ज्यादा आएगी कि AgCl KCl के अंदर जब आपने AgCl डाला तो वहां सॉल्युबिलिटी ज्यादा आएगी। लिख लीजिए पहले यहाँ तक, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जैसा कि अपन ने दो केस लिए थे भैया, एक अपन ने डिस्टिल्ड वाटर के अंदर AgCl डाला था और एक अपन ने KCl के अंदर AgCl डाला था। अब अपने को देखना है कि AgCl की सॉल्युबिलिटी कहाँ पे ज्यादा है, तो देखने का एक ही तरीका है। तो देखो, तो AgCl इक्विलिब्रियम तो मेंटेन करेगा पानी में भी और KCl में भी, तो AgCl सॉलिड टूटा Ag प्लस प्लस Cl माइनस में, बेटा इसकी सॉल्युबिलिटी अपन ने मान लेते हैं S है, तो ये भी S और S में टूटेगा, तो इसका KSP किसके बराबर आ जाएगा, S स्क्वायर के। तो S किसके बराबर आ जाएगा, अंडर रूट KSP के। ठीक है, ये क्या आई, सॉल्युबिलिटी इन वाटर। ठीक, दूसरे केस में अगर मैं बात करता तो दूसरे केस में आपकी जो सॉल्युबिलिटी आई थी S प्राइम मान लेते हैं, वो किसके बराबर आई थी, KSP अपॉन C के। इस केस में जो आपकी सॉल्युबिलिटी आई थी वो किसके बराबर आई थी, KSP अपॉन C के। अब जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बहुत ही छोटी क्वांटिटी होती है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। मैंने मान लिया, लेट अपन मान लेते हैं KSP मेरा है 10⁻⁻20, मान लिया मैंने, एक हाइपोथेटिकल वैल्यू मान ली। तो बेटा यहाँ पे S की वैल्यू कितनी आएगी, तो S बराबर अंडर रूट ऑफ 10⁻⁻20 बराबर 10⁻⁻10। तो पानी के अंदर सॉल्युबिलिटी की वैल्यू 10⁻⁻10 आ रही। जबकि अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में बात करूंगा तो यहाँ पे तो आप पुट करोगे, और अगर वही मैं AgCl को जब KCl के अंदर डिप करता था तो बेटा उस केस में जो मेरी सॉल्युबिलिटी आई थी वो कितनी आई थी, KSP अपॉन C। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट द वैल्यू ऑफ KSP इज 10⁻⁻20। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा बेटा तो यहाँ इसकी वैल्यू आएगी 10⁻⁻10। अब यहाँ पे जब आप पुट करोगे तो ये तो 10⁻⁻20 है। कॉन्सेंट्रेशन अपन यूजुअली कितने लिया करते थे, 0.1। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 10⁻⁻19 के ऑर्डर में। यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 10⁻⁻10 के ऑर्डर में। तो सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, घटी की बढ़ी, 10⁻⁻10 बढ़ा कि 10⁻⁻19। ऑब्वियस सी बात है, 10⁻⁻10 बढ़ा है, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घट गई। तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस ड्रास्टिकली। क्यों डिक्रीज हो गई है बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट लग जाता है बेटा, उसके चक्कर में सॉल्युबिलिटी घट जाती। डाउट हो तो पूछ लीजिए, वरना आगे बढ़ते हैं। चलिए, नोट डाउन हो गया होगा फुली, है ना, आगे बढ़ रहा हूँ।
नेक्स्ट, सॉल्युबिलिटी इन बफर। बफर आप जानते हो क्या होता है? जो पीएच के चेंज को रजिस्ट करता है ना, ध्यान रखिएगा। अब बफर में सॉल्युबिलिटी यूजुअली हाइड्रोक्साइड में फर्क लाता है, ठीक है। कहने का मतलब, सपोज मैंने एक सॉल्यूशन ले लिया जिसका पीएच 5 था। अब उसके अंदर में MOH का होल ट्वाइस कोई भी मेटल का हाइड्रोक्साइड डाल रहा हूँ बेटा। यहाँ पे ध्यान रखना, मेटल में मेंशन नहीं कर रहा। क्यों? ये नहीं कि आप अपने हिसाब से जिंक विंक कुछ भी मान लो, क्योंकि जिंक बेटा एम्फोटेरिक हो जाता है और एम्फोटेरिक का केस अपन अलग से पढ़ेंगे। यहाँ मैं रैंडम मेटल की बात कर रहा हूँ विच इज नॉट एम्फोटेरिक इन नेचर, ठीक है ना। तो यहाँ जो मेटल है एक्चुअल में, अपन वो मेटल ले रहे हैं या वो सॉलिड ले रहे हैं विच इज नॉट एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक के लिए क्या होगा वो आगे देखेंगे। तो जब मैं MOH का होल ट्वाइस का सॉलिड इस pH इक्वल टू 5 वाले सॉल्यूशन में डालता हूँ, ऑब्वियस सी बात है ये भी अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा जैसे बाकी सारे लोग करते हुए आए हैं। तो MOH का होल ट्वाइस सॉलिड will maintain its equilibrium with its ions and it dissociates into M2 plus plus 2OH minus। एक मिनट। तो MOH का होल ट्वाइस will dissociate into M2 plus plus 2OH minus, ठीक है। मैंने मान लिया इसकी सॉल्युबिलिटी बेटा S थी, तो इसकी भी कितनी होगी? S। बता सकते हो इसकी कितनी होगी? इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी होगी? इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी होगी बोलो। देख बेटा कशिश, ये ठीक है 2s होगी, कोई मना नहीं है, लेकिन उस 2s की वैल्यू एक्चुअल में अपने को इनडायरेक्टली मेंशन है सवाल में। मैंने बोला ना यहाँ पे मैं कुछ नहीं, अब जब मैं न्यूमेरिकल दूंगा आप लोगों तो मैं यहाँ पे बस मेटल बता दूंगा, बाकी तो सब तामझाम सेम चलता है। ये देख, इसका पीएच जो है बेटा वो 5 दे रखा है। पीएच 5 है मतलब पीओएच कितना होगा? 9। और पीओएच अगर 9 है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओएच माइनस बेटा कितनी आएगी? 10⁻⁻⁹। तो इसकी जो वैल्यू होगी बेटा वो कितनी होगी? 10⁻⁻⁹। अब इसमें आप अपनी साइड से कोई 2s वूएस मत ऐड कर देना। क्यों? क्योंकि बालक अपन क्या कर रहे हैं, अपन बफर के अंदर सॉल्युबिलिटी देख रहे हैं। तो बफर क्या करता है? बफर पीएच के चेंज को रेजिस्ट करता है, तो वो इस OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन जो आपकी 10⁻⁻⁹ आई है, वो बफर उस OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन रखेगा। मतलब वो इस 10⁻⁻⁹ की कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करता है, क्योंकि बफर का काम ही वही है। MOH का होल ट्वाइस तो छोड़ो, आप इसके अंदर HCl भी डालते तो भी इसकी वैल्यू 10⁻⁹ रहती। इतनी बात समझ में आती है? इतनी बात क्लियर है बेटा? OH 10⁻⁹ कैसे लिखा वो समझ में आया? तो KSP जब आप डिफाइन करोगे तो KSP बराबर किसके होगा? S इंटू 10⁻⁹ का स्क्वायर, मतलब S इंटू 10⁻⁻18। KSP आपको दे ही रखा होगा, यहां से आप S की वैल्यू निकाल के M+2 की सॉल्युबिलिटी या MOH की होल ट्वाइस की सॉल्युबिलिटी आसानी से निकाल सकते। डाउट हो तो पूछ लीजिए, वरना नोट डाउन कर लीजिए।
चलिए होपफुली हो गया होगा, है ना। आगे बढ़े। चल देखो, नेक्स्ट वील टॉक अबाउट साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी। साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी क्या होती है? इसके अंदर क्या होता है, दो या दो से ज्यादा सॉलिड लिए जाते हैं और उसको विग्रसली शेक किया जाता है, ठीक है ना। इन दिस टू or more solids have been taken and shaken vigorously। ठीक है। अब लेकिन ध्यान से सुनिएगा कि आप कौन से दो सॉलिड ले रहे हो, इस पे डिपेंड करता है। मतलब अगर दो सॉलिड के बीच में कॉमन आयन मौजूद है तो सॉल्युबिलिटी में फर्क आएगा बेटा। लेकिन अगर दो सॉलिड के बीच में कोई कॉमन आयन ही नहीं है तो सॉल्युबिलिटी में कोई फर्क नहीं आता। कहने का मतलब मेरा ये है, सपोज आपने एक AgCl और दूसरा जो सॉलिड लिया वो BaSO4 दिया। अब आपकी मर्जी, चाहे दोनों को अलग अलग लो या सेम ट्यूब के अंदर लेके शेक करो, ठीक है ना। तो सपोज मैंने तो दोनों को साथ लेके विग्रसली शेक करा है, ठीक। तो क्या दोनों को साथ लेके विग्रसली शेक करने से या दोनों को अलग अलग शेक करने से कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में कोई कॉमन आयन ही नहीं है। भाई BaSO4 अपना पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा विद इट्स आयंस Ba+2 प्लस SO4-2 के साथ। मान लो इसकी सॉल्युबिलिटी S1 है, ठीक है। इसकी सॉल्युबिलिटी भी S1, इसकी भी S1। जबकि AgCl अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा विद इट्स आयंस Ag प्लस प्लस Cl माइनस। मान लो इसकी सॉल्युबिलिटी S प्राइम है, इसकी भी S प्राइम है, इसकी भी S प्राइम है। तो चाहो प्राइम है बेटा, वो है ना, वन नहीं है। मैंने ऐसे डबल डंडा लगा देते हैं, डबल प्राइम लगा देते हैं। चलो ऐसा, ठीक है। तो ये अपनी अलग दुनिया में मस्त रहेगा और ये अपनी अलग दुनिया में मस्त रहेगा। अब आप चाहे इनको साथ में लो चाहे अलग अलग, इसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों के बीच में कोई कॉमन आयन नहीं है। लेकिन अगर सपोज मैं BaSO4 की जगह ऐसा, सॉरी AgCl की जगह SrSO4 ले लेता तो क्या होता? तो SrSO4 तो इक्विलिब्रियम मेंटेन करता कि नहीं? क्योंकि उसके SrSO4 भी अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन करता। अब अगर आप उसे एक ही कंटेनर में लेके विग्रसली शेक करोगे तो SrSO4 के अंदर तो कॉमन आयन मौजूद है, ये टूटता है Sr+2 प्लस SO4-2 के अंदर। बेटा इसकी सॉल्युबिलिटी मैंने मान ली S2 है, तो ये काय में टूटता है S2 और ये काय में टूटता है S2। तो देखिए इनके बीच में तो कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, तो टोटल सॉल्युबिलिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी? S1 प्लस S2। यहाँ पे भी टोटल सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? S1 प्लस S2। तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी में फर्क आ जाएगा। पहले यहाँ तक लिख लो फिर बात करते हैं। तो इसका अगर आपको KSP बोला जाए तो इसका KSP जो आप डिफाइन करोगे वो मैंने मान लिया KSP1 है, और इसके लिए जो आप KSP डिफाइन करोगे वो मैंने मान लिया बेटा KSP2 है। फिलहाल इतना लिखिए फिर बात करते हैं।
HrSO4, ये ब्रेक करेगा Sr+2 प्लस SO4 -2 में। इसकी सॉल्युबिलिटी बेटा मैंने मान ली H2 है, इसकी भी H2 है, इसकी भी H2 है। कॉमन आयन इफेक्ट से इसकी S1 प्लस S2 और इसकी भी S1 प्लस S2 हो जाएगी। सपोज मैंने इसके लिए जो डिफाइन करा है भैया वो KsP1 डिफाइन करा है ऊपर वाले के लिए, तो KsP1 की वैल्यू क्या होगी बोलो? S1 इंटू S1 प्लस S2, ठीक है, विच इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Va+2 इंटू SO4 -2, इनकी कॉन्सेंट्रेशन के बराबर, यही लिखा है अपन ने। दूसरा KsP2 जो होगा वो मेरा किसकी बराबर होगा? S2 इंटू S1 प्लस S2, विच इज इक्वल टू व्हाट? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Sr+2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO4 -2। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब मैंने मान लिया ये जो आपने लिखा ये कब लिखा? जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो चुका था। ये सारा तामझाम तब आया जब इक्विलिब्रियम दोनों के बीच में एस्टेब्लिश हो चुका था। लेट इन बोथ केसेस इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश। ठीक है, पहले की सॉल्युबिलिटी अपन ने मानी थी बेटा S1, दूसरे की मैंने मानी थी S2। लेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ फर्स्ट solid is S1 and the other is S2। दोनों को जब आप ऐड करोगे यानी कि 1+2 करोगे तो क्या होगा? KsP1 प्लस KsP2 बराबर किसके आएगा? S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। मैंने इसको और इसको ऐड किया तो इट इज इक्वल टू S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर, यानी कि S1 प्लस S2 किसके बराबर आ जाएगा भैया? रूट में KsP1 प्लस KsP2 के। अब अगर आपको सपोज इंडिविजुअल सॉल्युबिलिटी निकालनी है तो बेटा S1 S2 की वैल्यू तो आ चुकी है, देखो ध्यान से, S1 प्लस S2 की वैल्यू तो आ चुकी है। सपोज आपको हर इंडिविजुअल सॉल्युबिलिटी निकालनी तो S1 S2 आ गया है, KsP अपने को पता ही होगा, तो इन दोनों को डिवाइड कर दोगे तो S1 आ जाएगा कि नहीं? सिमिलरली यहाँ पे S1 S2 आ चुका है, ये KsP2 पता ही होगा, जब KsP2 डिवाइड बाय S1 S2 करोगे तो S2 आ जाएगा कि नहीं? तो इस तरीके से आप इंडिविजुअल आयंस की सॉल्युबिलिटी भी आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। लिख लो, उसके बाद मैं वही लिखूंगा जो मैंने बताया है, फिर उसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। हो गया बेटा ये? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला कि अगर एक बार अपने को S1 S2 की वैल्यू पता चल गई तो उसकी मैं यहाँ वैल्यू पुट करके KsP से डिवाइड करके S1 और S2 निकाल लूंगा। आगे मैं वही कर रहा हूँ। तो S1 की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी? KsP1 अपॉन अंडर रूट KsP1 प्लस KsP2, और S2 की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी? KsP2 अपॉन अंडर रूट KsP1 प्लस KsP2। ठीक है, तो यहां से आप इंडिविजुअल सॉल्युबिलिटी भी निकाल सकते हो ऑफ टू सॉलिड्स, और अकॉर्डिंगली आप ये भी बता सकते हो कि किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा, किसकी सॉल्युबिलिटी कम। ठीक है, 2 मिनट रुकिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो केस अपन देखेंगे बेटा वो क्या देखेंगे? सॉल्युबिलिटी इन दी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ये मैं हटा रहा हूँ, है ना।
तो सपोज आपने क्या करा, आपने NH3 का एक सोल्यूशन लिया। अब इसका थोड़ा सा जो मैं अभी कहूँ से सच मान लेना, क्योंकि बेटा एक आधी ऐसी टर्म आएगी जो आप 12th में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर पढ़ोगे। तो NH3 का आपने सॉल्यूशन लिया, आपने AgCl सॉलिड उसके अंदर डाला, तो होगा क्या, AgCl सॉलिड एक तो अपना इक्विलिब्रियम तो मेंटेन करता है ये Ag प्लस प्लस Cl माइनस के साथ। मान लेते हैं इसकी सॉल्युबिलिटी ऐसे, इसकी ऐसे, इसकी ऐसे, समझना। ये NH3 एक्वस जो है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन बेटा मैंने मान ली कितनी, C1 मोलर है। तो Ag प्लस क्या करता है, ये Ag प्लस इस अमोनिया से रिएक्ट करके AgNH3 का होल ट्वाइस, डायमाइन सिल्वर बोला जाता है नाम इसका, प्लस टाइप का कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ठीक है ना, Ag अमोनिया से रिएक्ट करके डायमाइन सिल्वर टाइप का कॉम्प्लेक्स बना लेता है। यहाँ पे जो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन करोगे बेटा, वो होता है Kf, एंड Kf इज नथिंग बट फॉर्मेशन कांस्टेंट। ये पढ़ोगे आप कहाँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 12th में। और इस फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू बेटा बहुत हाई होती है। लेट मैंने उस फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू मान ली 10⁻8। ठीक है ना, इस फॉर्मेशन कांस्टेंट की बेटा मैंने वैल्यू मान ली 10⁻8। मैं आपको पहले ही बता चुका था कि 10 में कोई पॉजिटिव वैल्यू आने का मतलब रिएक्शन नियरली इरिवर्सिबल होती है। बहुत पहले अपन इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि किसी का भी k का वैल्यू 10 पॉजिटिव में आने का मतलब वो रिएक्शन नियरली इरिवर्सिबल है। बट फिर भी स्टिल मान लेते हैं कि इसने अपना एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखा है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। ठीक है, सो देखिए AgCl ने अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन करा था SSS। ठीक है, उसके बाद वही S यहाँ पे आया होगा। ठीक है, NH3 की कॉन्सेंट्रेशन पहले से ही C1 थी, ये कितना बना होगा, S बना होगा। इसमें कोई डाउट है? ध्यान से सुनिएगा क्या कर रहा हूं मैं, क्योंकि थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आएगी। AgCl की सॉल्युबिलिटी मैंने मान ली S, उसने अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रखा था S और S। वो Ag प्लस NH3 के साथ रिएक्ट करके कॉम्प्लेक्स बना लेता है। Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन या सॉल्युबिलिटी कितनी थी S, NH3 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी C1, और Ag NH3 का होल ट्वाइस कितना बना था S। ठीक है, अब Kf की वैल्यू जैसा कि मैंने बोला कि बेटा 10⁸ होती है। इसका मतलब क्या है, अगर मैं फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू लिखूंगा 10⁸, तो वो किसके बराबर होगा, AgNH3 का होल ट्वाइस पॉजिटिव अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 का स्क्वायर। ठीक है, तो फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू 10⁸ हो गई और वो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट के बराबर होगा। अब ये भगवान, ये भी मैं बता 8। ठीक है ना, फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू 10⁸ है। 10⁸ होने का दो सेंस है बेटा यहाँ पे। पहला, या तो ये ऊपर वाली वैल्यू 10⁸ के ऑर्डर में हो, समझिएगा इसको, है ना। फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू 10⁸ है, तो इसकी दो पॉसिबिलिटी, या तो ऊपर वाली वैल्यू 10⁸ के ऑर्डर में हो, या नीचे वाली वैल्यूज 10⁻⁻8 के ऑर्डर में हो। बात समझ में आती, या तो ऊपर वाली वैल्यू 10⁸ के ऑर्डर में हो, या नीचे वाली वैल्यू 10⁻⁻8 के ऑर्डर में हो। अब आप पढ़ आयनिक इक्विलिब्रियम रहे हो, ऑब्वियस सी बात है। ऊपर वाली वैल्यू 10⁸ के ऑर्डर में तो हो नहीं सकती, मैं आपको पहले ही बता चुका था। यहाँ पे आप बहुत नेग्लिजिबल टर्म से डील करते हो। तो नीचे वाली वैल्यू बेटा क्या होगी, नीचे वाली वैल्यू ही जाहिर सी बात है 10⁻⁻8 के ऑर्डर में होगी, यानी कि ये वाली वैल्यू ही 10⁻⁻8 के ऑर्डर में होगी। समझ में आया, ऊपर वाली वैल्यू तो 10⁻+8 के ऑर्डर में नहीं हो सकती, तो जाहिर सी बात है कि नीचे वाली वैल्यू 10⁻⁻8 के ऑर्डर में होगी। अब नीचे वाली वैल्यू 10⁻⁻8 के ऑर्डर में होने का मतलब क्या, जीरो ही हो गई वो तो अप्रोक्स। समझ में आया ना, नीचे वाली वैल्यू 10⁻⁻8 के ऑर्डर में होने का मतलब क्या, वो वैल्यू तो जीरो हो गई। मतलब ये जो है एक्चुअल में ये S नहीं है, ये कितना है, जीरो। अब अगर ये जीरो है तो ये भी कितना होगा बेटा, जीरो।
इतनी बात समझ में आई? ये वापस रिपीट करना है तो बोल दो, ये वापस रिपीट करना है तो बोल दो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। ऊपर वाली वैल्यू 10⁸ के ऑर्डर में तो हो नहीं सकती, तो जाहिर सी बात है नीचे वाली वैल्यू 10⁻⁻8 के ऑर्डर में होगी। 10⁻⁻8 में ऑर्डर के ऑर्डर में होने का मतलब ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0 हो गई। लेकिन जैसा कि अपन जानते हैं कि यहाँ क्या मेंटेन हो रहा है बेटा, इक्विलिब्रियम, और अपन जानते हैं इक्विलिब्रियम पे कोई भी चीज 0 नहीं होती। तो मैंने मान लिया कि लो इस Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन Y है, तो इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन Y होगी, एंड दैट Y इज टेंडिंग टू 0। समझ में आया? क्योंकि अपन जानते हैं कि इक्विलिब्रियम पे कोई भी चीज 0 नहीं होती, तो इस Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे मैंने मान ली Y है, इसकी मैंने मान ली Y है, एंड दैट Y इज टेंडिंग टू 0। ये बात क्लियर हो तो नोट डाउन कर लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। वापस रिपीट करूं? अब एक और छोटी सी बात पे ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर इनिशियली ये 0 हो गया था, ठीक है, तो बताओ इसके S में अगर ये C1 था, तो इसके 0 में जब ये 0 होगा तो यहाँ कितना बनेगा, C1 माइनस 2S, और ये कितना बनेगा, S। इतनी बात समझ में आती होगी, ठीक है ना? जब ये S था तो ये कितना होगा, C1 माइनस 2S, और ये कितना बनेगा, S। क्लियर है? तो अब यही वैल्यूज मैं आगे जाके कॉम्प्लेक्स के अंदर पुट करूंगा। किसी को किसी भी वैल्यू में डाउट हो आराम से पूछ लीजिए, कोई इशू नहीं। किसी को वापस रिपीट करवाना है तो पूछ लीजिएगा। बेटा नोट डाउन कर ले, मैं वापस से बता देता हूँ, कोई इशू नहीं है ना। हो गया, नोट डाउन हो गया यहाँ तक? चल देख, ध्यान से देखना कशिश। बेटा AgCl Ag प्लस प्लस Cl माइनस में टूटा, इसने अपनी सॉल्युबिलिटी S और S मेंटेन कर रखी थी। अब समझ, ये जो Ag प्लस है वो NH3 के साथ मिलके बेटा कॉम्प्लेक्स बनाएगा कि नहीं, AgNH3 का होल ट्वाइस, प्लस, ठीक है, उसने इसके साथ मिलके एक कॉम्प्लेक्स बनाया। बेटा ये जो कॉम्प्लेक्स बना, इसके लिए आप जो कांस्टेंट डिफाइन करोगे वो फॉर्मेशन कांस्टेंट होता है, और फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होती है, 10⁸। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है बेटा, फटाफट बता दे, यस और नो। यहाँ तक कोई बात में प्रॉब्लम नहीं? तो अब समझना कशिश, देख AgCl है, AgCl अपना इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा Ag प्लस प्लस Cl माइनस के साथ, ठीक है ना। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है, ये Ag प्लस आगे जाके NH3 से रिएक्ट कर रहा है बेटा। तो अब मुझे बता, Ag प्लस की जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन S थी, क्या वो आगे जाके भी S ही रहेगी क्या? Ag प्लस की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन या इनिशियल सॉल्युबिलिटी जो बोलना चाहे बोल ले, Ag प्लस की जो इनिशियल सॉल्युबिलिटी S थी, अब Ag प्लस आगे NH3 से रिएक्ट कर रहा है, तो भी उसकी सॉल्युबिलिटी S ही रहेगी क्या? ऑब्वियस सी बात है, वो S नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो इनिशियली सपोज उसकी S थी, तो आगे जाके अब कितनी रहेगी वो अपने को एस्टिमेट करना है, ठीक है ना। कितनी रहेगी वो मेरे को एस्टिमेट करना है। तो अभी तो मैं इसकी एस मान लेता हूं, लेकिन वो क्योंकि आगे जाके, तो इसकी कितनी हो जाएगी, इनिशियली ये इसकी C1 थी, तो अगर इसकी एस है तो इसकी कितनी होगी, C1 माइनस 2S, और इसकी कितनी होगी, S। लेकिन अपन जानते हैं कि Ag प्लस क्योंकि आगे जाके NH3 से रिएक्ट कर रहा है बेटा,
तो उसकी सॉल्युबिलिटी एस तो नहीं रहेगी, कितनी रहेगी वो अपने को देखना है। तो अब वो कैसे देखूंगा मैं, जैसा कि मैंने बोला कि फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू 10⁸ है, पॉजिटिव है, तो केएफ की वैल्यू जब तू लिखेगा तो क्या लिखेगा, AgNH3 का होल ट्वाइस पॉजिटिव अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 का स्क्वायर, यहाँ 2 आएगा। ठीक है, अब बेटा केएफ की वैल्यू ये जो आ रही है ये 10⁸ आ रही है। 10⁸ आने की पॉसिबिलिटी दो है, या तो ऊपर वाली वैल्यू पॉजिटिव में हो या नीचे वाली वैल्यू नेगेटिव में हो। ऊपर वाली वैल्यू पॉजिटिव तो हो नहीं सकती, तो कंफर्म बात है ये जो नीचे वाली वैल्यू है यही नेगेटिव में होगी। तो बेटा इसकी वैल्यू 10⁻⁻8 है, और 10⁻⁻8 का मतलब तो बेटा क्या हो गया, 0 हो गया ना। तो मतलब ये जो Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन हो गई ये लगभग 0 हो गई, हाँ कि ना। ये जो Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन हो गई ये लगभग 0 हो गई, सही। अब लेकिन अपन जानते हैं कि अपन ने इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करवा रखा है बेटा। अब अगर जब आपने इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश करवा रखा है तो इक्विलिब्रियम पे तो कोई भी चीज 0 नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे 0 करा है तो यहाँ पे भी 0 करो। लेकिन अपन जानते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश है, और इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश पे तो कोई चीज 0 नहीं होती, तो मैंने मान लिया कि ले इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो y है, एंड दैट y इज टेंडिंग टू 0, लगभग 0, एंड दैट y इज टेंडिंग टू 0। इतनी बात समझ में आई। तो अब जब आप केएफ का एक्सप्रेशन लिखोगे वो क्या लिखोगे, केएफ बराबर इसकी कितनी थी सॉल्युबिलिटी s, Ag प्लस की कितनी मानी y, और NH3 की कितनी है C1 - 2s। अब इस केस में हमेशा ध्यान रखना कि दिस 2s इज ऑलवेज नेग्लिजिबल विद रेस्पेक्ट टू C1। इसकी वैल्यू हमेशा बहुत कम होगी विद रेस्पेक्ट टू C1। इतना लिख लो फटाफट, फिर खत्म होता है ये डेरिवेशन। तो मेरा जो आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी स्क्वायर आएगा है ना, C1 - 2s का स्क्वायर। ठीक है, तो मेरी जो केएफ की वैल्यू हो जाएगी बेटा वो क्या हो जाएगी, और ये 2s हमेशा नेग्लिजिबल पाया जाएगा, ध्यान रखना। तो मेरी जो केएफ की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, सिंस केएफ बराबर s अपॉन y इंटू C1 - 2s का स्क्वायर, और ये जो होता है ये नेग्लिजिबल होता है, तो केएफ बराबर किसके आ जाएगा बेटा, s अपॉन C1 स्क्वायर y।